हेलो, वेलकम टू शिक्षा कुल। शिक्षा कुल में आपका स्वागत है। जो घटना चक्र पूर्वालोकन साइंस की जो चल रही थी सीरीज एमसीक्यू की, उसी को नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी में हम लोग पिछली क्लास में किए थे कुछ क्वेश्चन, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया। डेंगू, हाइड्रोफोबिया, मस्तिष्क में रज्जु पर चढ़ी झिल्ली, ये हो, मेनिंजाइटिस हो गया था, ये अतिसार, रोटा वायरस ये हो चुका था, मानवीय रोग, साल्क टीका, ठीक है, पोलियो के लिए ये हो चुका था, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो चुका था, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, ये एक संक्रामक रोग है, वायरल डिजीज है जो मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी, रानीखेत जो है बीमारी, ये मुर्गियों से संबंधित है। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। पहला है फूट एवं माउथ रोग, दूसरा है एंथ्रेक्स, तीसरा है ब्लैक क्वार्टर, चौथा है काउपॉक्स। तो इसमें कह रहा है कि कौन संक्रमणीय बीमारी है जो दुधारू पशुओं को होती है। तो सबसे पहला है फूट एवं माउथ रोग। फूट एवं माउथ रोग जो है, फूट एवं माउथ रोग, ये कौन सा बीमारी है? फूट एवं माउथ डिजीज जो है ये वायरल डिजीज है, विषाणु से होता है। ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज जो फूट एवं माउथ रोग है, वायरल है। एंथ्रेक्स है, दूसरा क्या है? एंथ्रेक्स। ये जो है वायरल डिजीज जो है फूट एंड माउथ रोग, मवेशियों को होता है जनरली, और बहुत जल्दी इसका संक्रमण होता है, बहुत जल्दी फैलता है। दूसरा है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है ये भी वायरल डिजीज है। एंथ्रेक्स जो है ये भी विषाणु के कारण से होता है। कौन सा है विषाणु? बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रेक्स जो है बैसिलस एंथ्रासिस विषाणु की वजह से होता है। ये भी मवेशियों में फैलता है, स्पेशली जो दुधारू पशु होंगे उसमें फैलता है। फिर है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर जो है ये भेड़ में संक्रमण होता है। ब्लैक क्वार्टर जो है, ब्लैक क्वार्टर ये भेड़ में होने वाला संक्रामक रोग है। और एक काऊ पॉक्स है, तो नाम ही है काऊ और पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज है। काऊ पॉक्स जो है ये वायरल, ये भी है, ये भी संक्रमण। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में क्या है? दुधारू पशुओं में निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। तो ये सभी के सभी बीमारी, जितनी भी बीमारियां हैं ये सब के सब संक्रमणीय बीमारी है। फूट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स जो बैसिलस एंथ्रासिस नामक वायरस से होता है, ब्लैक क्वार्टर जो है ये भेड़ में होने वाला संक्रमण है, इसको याद रखना, ब्लैक क्वार्टर। एंथ्रेक्स भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। फूट एंड माउथ डिजीज भी बहुत बार पूछा गया है। और उसके बाद ये काउपॉक्स। ठीक है, तो इस नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। तो इसमें सब के सब चारों ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, मतलब 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बिस्वमारी H1N1 इन्फ्लुएंजा, H5N1 इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, H5N1
इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। क्या कहते हैं? H5N1 इन्फ्लुएंजा जो है ये बर्ड फ्लू जो है इसको कहा जाता है H5N1 इन्फ्लुएंजा। और एक स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वाइन फ्लू जो है H1N1। ठीक है, तो इसमें जो है ये है H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू है। और ये जनरली ये जो है H5N1 बर्ड फ्लू नाम ही है, चिड़ियों में होता है, जनरली मुर्गियों में देखा जाता है। इसके होने से मुर्गियां मरने लगती है और ये फिर वहाँ से फिर आदमी में भी फैलने का डर रहता है होने का ये फ्लू। तो ये हो गया स्वाइन फ्लू जो है ये किससे होता है? सुअर से फैलने वाला बीमारी है, सुअर से। ठीक है, ये भी स्वाइन फ्लू भी जो है यहाँ से फिर आदमी में आता है। तो जो भी डिजीज जो है जो जानवर से मनुष्य में फैलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जानवर से मनुष्य में जो भी डिजीज फैलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरली जूनोटिक डिजीज जो होता है, जूनोटिक बीमारी जो होता है, जूनोटिक। ठीक है, तो इसमें क्या है? H5N1 इन्फ्लुएंजा जो है बर्ड फ्लू है, H5N1 जो है बर्ड फ्लू है। अब H1N1 यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो H1N1 का किसके संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, तो स्वाइन फ्लू के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है H1N1 का। H5N1 जो था उसका क्या था? बर्ड फ्लू था। यहाँ पे एड्स है, तो ये कौन से HIV वायरस से होता है। डेंगू जो है, डेंगू किसकी वजह से होता है? ये डेंगू वायरस से। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स कम जाता है। रक्तस्राव, ये इसको हेमरेज के नाम से भी जाना जाता है। जब प्लेटलेट्स की बहुत कमी हो जाती है तो रक्तस्राव भी होने लगता है, रक्तस्राव। तो ये डेंगू में है। इसको कौन सा मच्छर फैलाता है? डेंगू किस मच्छर की वजह से होता है? ये हम लोग पढ़े हैं, एडिस एजिप्टी। डेंगू जो है एडिस एजिप्टी। ठीक है, और बर्ड फ्लू तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े ही हैं, क्या है? H5N1 ये हो गया। तो H1N1 विषाणु जो प्रायः समाचारों में है वो किसके लिए कहा जाता है? स्वाइन फ्लू के लिए कहा जाता है H1N1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। जीका वायरस रोग उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, जीका वायरस जो है उसी मच्छर से होता है जिससे डेंगू होता है। तो यहाँ जीका वायरस है और डेंगू का हम लोग को क्या पता है? एडिस एजिप्टी। ठीक है, दूसरा है जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। ठीक है, जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है। ठीक है,
ये भी सही है। तो सबसे पहले एडीज, जो ये मच्छर जो है डेंगू के संचरण और जीका वायरस के संचरण में कौन सा है, एडीज, एडीज इजिप्टी, ये जो है इजिप्टी। ये किस किस के लिए है, एक तो डेंगू के लिए तो है ही, पढ़े ही हम डेंगू। दूसरा किसके लिए है, ये जीका होता है, इससे जीका वायरस का भी संचार ये करता है। थर्ड नंबर क्या है, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। और फोर्थ जो है, फोर्थ पित्त ज्वर, जो जिसको येलो फीवर कहते हैं, येलो फीवर, येलो फीवर जो है पित्त ज्वर, पित्त ज्वर कहते हैं, इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। तो एडिस जो है, एडिस इजिप्टी जो है मॉस्किटो, ये डेंगू के लिए भी है, जीका के लिए भी है, चिकनगुनिया के लिए भी है और येलो फीवर। ठीक है, तो पहला सही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा सही है, फर्स्ट सही है। सेकेंड में क्या है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। हाँ, तो जीका वायरस जो होता है इसका संचरण, लैंगिक संचरण होना संभव होता है, लैंगिक संचरण भी होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन का 1 और 2 दोनों सही है। ये क्वेश्चन जो है जीका वायरस बहुत न्यूज में था, इसकी वजह से ये जो है आपका यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन था, 2017 के प्री में ये क्वेश्चन आ चुका था। जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। ये हो गया, ये हम लोग देख लिए कि जो मच्छर है डेंगू के लिए एडिस इजिप्टी, उससे कौन कौन सा हो सकता है, जीका भी होगा, चिकनगुनिया भी होगा, पित्त ज्वर जो जिसको येलो फीवर कहते हैं वो भी होता है, तो ये हो गया सही है। और इसका लैंगिक संचरण भी होता है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी जीका वायरस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। इबोला वायरस, इबोला वायरस, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, किससे लिया गया है, एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से और एक पर्वत के नाम से। तो इबोला वायरस जो है सबसे पहले, ये इबोला का जो केस आया था, इबोला वायरस का केस सबसे पहले 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ जो ये कहाँ पे है, ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये कहाँ पे है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पे सबसे पहले 1976 में जो है इबोला वायरस का आया, वहाँ पे एक महामारी फैली, फिर उसके बाद जब देखा गया यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे एक नदी बहती है, इबोला नदी, एक नदी है, एक नदी है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है एक नदी है, इबोला नदी, नदी का नाम है इबोला, इबोला नदी। यहाँ पे देखा गया उसके आसपास के क्षेत्रों में जो था ये एक महामारी फैली, फिर जब उसका हुआ तो पता चला कि ये वायरस है, वायरस से ये फैल रहा है। तो चूंकि यह इबोला नदी के आसपास का क्षेत्र था इसलिए इस नदी के नाम पे ही इस वायरस का नाम इबोला वायरस रखा गया।
तो ये जो है इबोला वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? एक नदी के नाम से। ठीक है, इसको ये इस बीमारी को WHO द्वारा 2014 में WHO ने 2014 में जो यहाँ पे जो फैली थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा 2014 में WHO ने घोषित करना पड़ा था। इतनी मतलब ये महामारी की तरफ फैली हुई थी बीमारी। तो इबोला वायरस जो है ये नदी के नाम पे है। जो नदी कहाँ पे है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, वहाँ जो अफ्रीका महाद्वीप में है, तो वहाँ पे नदी था, उसी के आसपास के क्षेत्र में देखा गया था, ये फैली थी, तो उसके नाम पे रखा गया था। ठीक है, अब क्या है, निम्न राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस, ये जो क्वेश्चन है इबोला वायरस का, ये बहुत बार पूछा गया है। इबोला वायरस का क्वेश्चन जो है यूपी PCS 2014 के मेंस में था, और उत्तराखंड PCS भी पूछा है। यूपी RO में भी ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था? निपाह वायरस जो था, कौन सा राज्य चर्चा में रहा था? निपाह वायरस जो है, पहला तो याद रखना है इसमें, निपाह वायरस ये कहाँ से फैलना शुरू हुआ था? यह जानवर से मनुष्य में आया था, जानवरों से मनुष्य में फैला था ये, वहाँ पे केरल में देखा गया था सबसे पहले, यहाँ पे केरल में। जनरली ये फ्रूट बैट चमगादड़ जो था, चमगादड़ से, तो ये क्या है, जो भी बीमारी जानवरों से मनुष्य में फैलती है, अभी हम लोग बात किए थे, उसको क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक बीमारी हो गया ये। तो ये कहाँ पे ये केस आया था? केरल में आया था ये केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? तो भोजन विषाक्तता क्या है? ई कोलाई, स्यूडोमोनास, कैंडिडा और सैल्मोनेला बेसिलाई। तो भोजन विषाक्तता का जो है कारण सबसे मेन ये है सैल्मोनेला बेसिलाई। ये क्या है? एक जीवाणु है, ये जीवाणु है, जो सैल्मोनेला बेसिलाई है, ये जीवाणु है जो कि भोजन विषाक्तता का कारण है। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन विषाक्तता सैल्मोनेला, ई कोलाई तो है क्या है? पाया जाता है अपनी आंत में पाया जाने वाला है बैक्टीरिया। इसका क्या काम होता है? इसका काम मेनली क्या है? विटामिन के और विटामिन B12 को संश्लेषित करने में इसका काम ये करता है। विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण जो होता है आंत में, उसमें ई कोलाई का बहुत बड़ा रोल है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं प्रोबायोटिक्स क्या है? ये कुछ नहीं है, एक फूड है, ऐसा फूड जिसमें कि लाभदायक, जो भी लाभकारी जीवाणु और
लाभकारी जीवाणु और यीस्ट पाए जाते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं दही, जैसे योगर्ट जो खाते हैं, ये सब इसमें क्या है कि अच्छे जीवाणु हैं, जो क्या करता है हमारे बॉडी में जो जीवाणु है की ज़रूरत होती है, जो फंक्शन करता है बहुत सारा बॉडी के अंदर, जैसे विटामिन के संश्लेषण में हुआ। तो और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो भी सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उसका क्या है, लाइफ टाइम बहुत कम होता है, कम लाइफ स्पेन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको उसको खाना के थ्रू लेते रहना है कि ताकि पूरा बॉडी का हर चीज़ मेंटेन होते रहे। तो ये हो गया, ये है भोजन का विषाक्त होना, बॉटुलिज्म जिसको कहते हैं, किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये वाला होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इसको याद रखना है आपको, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये है भोजन के विषाक्तता का कारण है। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम भोजन विषाक्तता का कारण, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट कि बोटुलिज्म क्या है। ये क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस 2021 में 2021 के प्री का क्वेश्चन है। ये सीधा पूछा है कि बोटुलिज्म क्या है। तो क्या है, भोजन में भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन और जल जनित संक्रमण और जल जनित विषैलापन। तभी हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। ये है आपका यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये भी यूपी में कुछ पूछा था, यूपी पीसीएस का ही कुछ, लोअर पीसीएस में शायद या अपर में कुछ में पूछा है। फिर ये हो गया बोटुलिज्म। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। डीपीटी का जो टीका दिया जाता है ये निम्न में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है। सबसे पहले डीपीटी क्या है, इसमें जो डीपीटी है, डीपीटी, तो ये क्या है, डी से डिप्थीरिया हो गया, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया का ही दूसरा नाम है रोहिणी। ये भी पूछा गया है, नाम डिप्थेरिया के बदले रोहिणी दे के पूछा गया है। तो एक तो डिप्थेरिया है, उसका दूसरा नाम क्या है, रोहिणी नाम है। दूसरा है पी, पर्टूसिस। ये जो पी है ये कुछ नहीं है, पी से है पर्टूसिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो इसे लिख देते हैं पर्टूसिस। इसी को कहा जाता है काली खांसी, काली खांसी, या इसको कुकुर खांसी भी कहते हैं, कुकुर खांसी, ठीक है। और टी से क्या है, टेटनस। टेटनस, टी जो है किसके लिए है, टेटनस के लिए, टेटनस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेटनस का एक और नाम है धनुष्टंकार, धनुष्टंकार,
धनुष टंकार, टेटनस को कहते हैं। एक और नाम है टेटनस का, ये मतलब ऑप्शन में आ चुका है, लॉक जॉ। जॉ जो है ये जो है लॉक हो जाता है, लॉक जॉ, ये भी नाम से क्वेश्चन आ चुका है, ये इसीलिए इसका नाम लिखे हैं। ये जो एक ऑप्शन में देखे हैं कि डिप्थेरिया नहीं देके दिया हुआ है रोहिणी, हो सकता है क्वेश्चन आएगा अभी आगे। तो डीपीटी का जो टीका दिया जाता है किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? ये क्या है? वैक्सीन है डीपीटी का टीका। तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए ये जो है डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है, ठीक है। और एक बीसीजी का होता है, बीसीजी, ये किसके लिए दिया जाता है? ये जो होता है टीबी के लिए, जिसको तपेदित कहते हैं, तपेदित या टीबी, या इसको शायद कहते हैं राजयक्षमा भी कहते हैं, यक्षमा, इसके लिए दिया जाता है टीबी, यक्षमा के लिए, ठीक है। और इस टीके का क्या है खास, ये कब लगाना चाहिए? बीसीजी का जो टीका होता है ये जन्म के समय, जन्म लेते ही, जन्म के तुरंत बाद, तुरंत बाद, नहीं तो अगर नहीं ले पाए तो 12 महीने के अंदर, के अंदर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये जो है टीबी का जो लिया जाता है जन्म के तुरंत बाद, बीसीजी का टीका, या अगर नहीं ले पाए तो 12 महीने के अंदर लेना होता है, ठीक है। अगर 12 महीने के बाद आप लेते हैं इसको तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब 12 महीने के बाद लेने का कोई मतलब फिर नहीं रहता है, लो नहीं लो टीका कोई मतलब नहीं है। कोई अगर 12 महीने के अंदर हुआ तो जैसे जैसे जन्म के तुरंत बाद इसका प्रभाव सबसे होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा इसका प्रभाव का असर कम होते जाता है, इसलिए ये जो है जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं डिप्थेरिया, बात अभी क्या कर रहे थे, डीपीटी का टीका निम्न में से किससे सुरक्षा दिलाता है? तो डिप्थीरिया हो गया, ऑप्शन में क्या है, टिटनेस, पोलियो, प्लेग, नहीं, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया यहाँ क्या है, पर्ट्यूसिस के बदले क्या लिखा हुआ है, कुकुर खांसी, और टिटेनस, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। हाँ, तो डिप्थेरिया जो है किसकी वजह से होता है? डिप्थेरिया जो है, डिप्थेरिया क्या है इसका, डिप्थेरिया का जो है, डिप्थेरिया जो है किसकी वजह से होता है, कौन से जीवाणु? डिप्थेरिया के होने का क्या कारण है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरिया होने का कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये हो गया। ये जो होता है पर्ट्यूसिस जो होता है, जिसको उसको क्या कहते हैं, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस होने का जो है ये पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। और टिटेनस का क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, इसका जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, टिटेनाई, इसकी वजह से होता है। तो इसके लिए क्या है, वैक्सीन जो दिया जाता है डीपीटी जो है, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस, ये होगा ऑप्शन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है, ये किसका कारक है? बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बताओ कोई। बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो है इसका क्या कारण है? ये मतलब इसकी वजह से कौन सा रोग हो सकता है? अभी तो देखें हम लोग, इन्फ्लुएंजा तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है इसमें, ये तो पहले अभी काली खांसी देखे हैं जिसको क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस। ये क्या होता है? हीमोफिलस पर्ट्यूसिस की वजह से होता है। ये तो अभी हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस की वजह से। ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु की वजह से होता है। ये जो है बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ये क्या है? एक जीवाणु का नाम है। ये जो है एक बैक्टीरिया है, इसको याद रखना है। ये एक जीवाणु है, ये एक जीवाणु है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है एक जीवाणु है। इसकी वजह से क्या होता है? छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जो होता है का एक स्वरूप है, ये होता है। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के रूप में, मतलब मेनिंजाइटिस होने का ये कारक है। ये क्या है? बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा नाम है, जो कि एक जीवाणु है, ये याद रखना है। जबकि इन्फ्लुएंजा एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो छोटे बच्चों में जो है मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जिसको कहते हैं, के रूप में का एक स्वरूप है, ये उसी को मतलब कहा जाता है। ये बच्चों में जो होता है बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, जो कि जीवाणु की वजह से होता है, तो ये याद रखना है। ये क्वेश्चन देखो, कह भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ठीक है, ऑप्शन, ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिकशोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। ये जो अभी पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, ये क्वेश्चन जो है बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, ये यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में आया था ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन का उपयोग, तो ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिकाशोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। सेकेंड कह रहा है उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। थर्ड कह रहा है इन वैक्सीन के कोई गौण इफेक्ट नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई एलर्जिक रिएक्शन करती है। क्या होगा इसका? इसका बताओ कोई। सबसे पहले तो वैक्सीन जो है, कोई भी वैक्सीन जो होता है इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है। वैक्सीन जो है इसका साइड इफेक्ट, इसका तो है न्यूमोकोकल, साइड इफेक्ट इसका क्या है? तो ये एलर्जी हो सकता है इससे, ठीक है, एलर्जी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है इससे। तो ये वाला ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो तो गलत हो गया।
थर्ड गलत है तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। अब बचा 1 एंड ए और बी बचा। तो न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन क्या है? न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन जो है इसको ही यहाँ पे लिखते हैं। न्यूमोकोकल संयुग जो है ये कंजुगेट वैक्सीन है, इसको PCV13 कहा जाता है। इसको PCV13 नाम दिया गया। PCV13 यह जो है 13 किस लिए है? ये 13 प्रकार के जीवाणु 13 जो है प्रकार के जीवाणु के प्रति जो है ये देगा प्रतिरक्षा, जीवाणु के विरुद्ध प्रतिरक्षा देता है। इसलिए इसका नाम PCV13 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या है, निमोनिया भी होगा, निमोनिया हो सकता है, निमोनिया भी है, उसके बाद मेनिंजाइटिस है, सेप्सिन है। ये जो है तनिका शोध कुछ नहीं है, ये मेनिंजाइटिस का नाम है, मेनिंजाइटिस। तनिका शोध जो है मेनिंजाइटिस, ठीक है। और भी है, मतलब ये PCV13 जो है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV13 के नाम से जाना जाता है, जो 13 जो है 13 प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध प्रतिरक्षा देता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। तो ये हो गया न्यूमोकोकल, ठीक है। साइड इफेक्ट तो इसका होता ही है। अब इसका दूसरा नंबर क्या है? उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। दूसरा नंबर जो है, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी। जो बहुत सारे क्या है कि दवाई लेते लेते जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जीवाणु जो है मतलब एडप्ट कर लेता है उसको, करते करते अब क्या है कि वो प्रभावी ही नहीं होगा दवाई। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि औसत प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी जो नहीं है, उसमें भी ये जो है प्रतिजैविक का काम करेगा। ये मतलब ये उसमें भी हेल्प करेगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोनों सही है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इसमें से कौन है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है, इसमें से कौन सा? खसरा तो है, वायरल है। रेबीज भी वायरस से है, ये भी विषाणु से होता है। रेबीज जो है ये भी विषाणु है, विषाणु जनित है। रेबीज कौन से विषाणु से होता है? रेस्डो वायरस, जिसका क्या है, वह कैनाइन जो भी है, कैनाइन जो है, जिसे स्पेशली कुत्ता हो गया, सबसे मेन कुत्ते के काटने से होता है, जो कि रेस्डो वायरस को कैरी करता है। उसकी वजह से क्या होता है, रेबीज होता है। पोलियो तो पता ही है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो वायरस, पोलियो को पोलियो मेलाइटिस भी कहते हैं, तो पोलियो वायरस की वजह से। क्षय रोग जो है, टीबी, इसको क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं, यक्षमा, ठीक है। तो ये क्या है, टीबी कौन सा है,
ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये जीवाणु से होता है। टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा जीवाणु है टीबी के लिए? टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। की वजह से टीबी होता है। तो ये क्या है? जीवाणु की वजह से। इसमें पूछ रहा है कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो ये क्या है? यक्ष्मा क्या है? टीबी है। और कुष्ठ ये भी क्या है? ये दोनों क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। दोनों जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। टीबी भी है जीवाणु से होने वाला रोग, और यक्ष्मा जो है ये भी है जीवाणु से होने वाला रोग। ठीक है। टीबी किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और यक्ष्मा जो है, ये जो है कुष्ठ किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ का जो है क्या है? कुष्ठ का क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ किसकी, कौन से जीवाणु की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से कुष्ठ होता है। और ये तो है टीबी किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अभी हम लोग लिखे हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो इस दोनों में क्या है? जीवाणु। ये कौन सा मेडिसिन जो है कह रहा है कि दोनों के लिए उपयुक्त है? तो आइसोनियाजिड, दूसरा है पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथा है रिफेम्पसिन। तो इसका क्या होगा? इसमें जो है पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है टीबी में भी इसका यूज होता था और कुष्ठ में भी, लेप्रोसी में भी। ठीक है। इसका क्या जो है कुष्ठ का जो होता है, इसका क्या इलाज है? इसका क्या किया जाता है? मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी कुष्ठ के इलाज के लिए। ठीक है। मल्टी ड्रग थेरेपी। इसका जो है त्वचा में संक्रमण हो जाता है, इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये सब है इसका बीमारी। कुष्ठ का जो वो है प्रभाव जो है। ठीक है। ये क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाले रोग कौन सा है? एड्स, यक्ष्मा, उसके बाद मलेरिया और इबोला। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है टीबी से। करीब करीब हर साल भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख के आसपास लोग मरते हैं इससे। टीबी से भारत में लगभग 5 लाख लोग, 5 लाख प्रतिवर्ष
मृत्यु होती है। इसका तो ये टीबी है। ये सब तो क्या है, ये क्या इसमें है, टीबी कौन सा है रोग, बैक्टीरियल है, ये जीवाणु से होता है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ, उसकी वजह से होता है प्रोटोजोआ। इबोला तो इबोला वायरस अभी पढ़े थे हम लोग पीछे क्वेश्चन में, जो इबोला नदी के नाम पे है इबोला वायरस, ठीक है, ये तो वायरल है। और एड्स जो है ये भी वायरस। तो इसमें है क्या कि सर्वाधिक मृत्यु जो हो रही है किससे, तो टीबी से होती है। ठीक है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें क्या है, अभी इसका ऑप्शन देखते हैं। स्वप्रतिरक्षित रोग, संविवाद संधि शोथ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक रोग, क्षय रोग। क्षय रोग आनुवांशिक रोग है, ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। क्षय रोग को ही टीबी कहते हैं, टीबी का ही नाम है क्षय रोग। तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और ये आनुवांशिक रोग नहीं है। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो रोग चलते रहता है, कैरी करता है। तो ये तो टीबी नहीं है, तो इसमें तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है। पूछ रहा है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। इस पे तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सही सुमेल यहाँ नहीं है। ठीक है। और ये जो है पामा रोग, चिंचरी, ये ठीक है। मानसिक रोग मनोविदलता, और ये स्वप्रतिरक्षित रोग जो है संधि शोथ, संविवाद संधि शोथ, ये सब सही है। अब क्या है, क्षय रोग के परीक्षण हेतु, क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। टीबी के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो कह रहा रॉबर्ट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण, कान का परीक्षण, मेंटॉक्स। विडाल तो हम लोग जानते हैं किसमें होता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, टाइफाइड में। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टाइप। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। इसमें जो होता है टीबी का ये टेस्ट होता है, मेटॉक्स टेस्ट होता है, मेंटॉक्स टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट होता है, मेंटॉक्स टेस्ट। इससे पहले होता था ये टेस्ट होता था, टाइन टेस्ट। इसमें क्या होता था, टीबी का ही ये टेस्ट था, टाइन टेस्ट। इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर, तो इसकी वजह से ये टेस्ट जो है अभी सबसे, यही मॉन्टेक्स टेस्ट जो है, मेंटॉक्स टेस्ट, ये चल रहा है टीबी का, ये याद रखना है, मेंटॉक्स टेस्ट, ये जो है टीबी का। विडाल टेस्ट जो है हो गया, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी इंजेक्शन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता था। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही बात किए थे, बीसीजी जो है, बीसीजी का इस्तेमाल
किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG। इसका क्या है पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? बी से क्या है? बैसिलस कॉलमेट यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट यूरिन, ठीक है। तो BCG हो गया। तो इसका किसके ये टीका है, किसके लिए है टीका? ये टीबी के लिए है। हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, टीबी का टीका है ये, तपेदित का टीका है। तपेदित जिसको कहते हैं, क्षय रोग जिसको कहते हैं, ये नाम जरूर याद रखना है, जिसको यक्ष्मा भी कहते हैं। ये कुछ भी नाम देके पूछ सकता है। तो क्या है छोटी चेचक तो नहीं है, टाइफाइड नहीं है, क्षय रोग, प्लेग, तो क्षय रोग का टीका है। इसमें क्या बात हुई थी अभी कि ये जो टीका है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद क्षय रोग का टीका लगाया जाता है। और अगर नहीं लगा तो 12 महीने के अंदर लगाना है। 12 महीने के बाद लगाते हैं तो इसका कोई लगाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होते जाएगा। तो जन्म के तुरंत बाद सबसे प्रभावी है, उसके बाद जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ा इसका प्रभाव कम, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर लगा लेना है। अगर नहीं लगा तो फिर इसका कोई असर नहीं रहता है, फिर कोई लगाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। यह नहीं है, सही सुमेलित है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ क्या है, स्कर्वी है। स्कर्वी क्या है? डिजीज है। और यहाँ क्या है? थायमीन है। थायमीन क्या है? ये तो विटामिन का है नाम, विटामिन का नाम है थायमीन। किस विटामिन का नाम थायमीन है? हम लोग जानते हैं कि B1 विटामिन का नाम थायमीन है। और स्कर्वी हमको पता है कि किसकी वजह से होता है। स्कर्वी जो होता है किसकी वजह से होता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है, जिसको क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का स्कॉर्बिक एसिड। ठीक। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ATS। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ये तो बीमारी टीबी है। ये किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ATS तो नहीं इसमें दिया जाता है। देखो टिटेनस, BCG हम लोग कहाँ भी पढ़े थे, BCG का कहाँ पढ़े थे अभी जस्ट। BCG जो है टीबी में दिया जाता है, तो ये भी गलत है। मतलब पहला तो गलत ही है, फर्स्ट गलत, सेकेंड गलत, थर्ड भी गलत। ठीक है। और मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही है। मलेरिया में क्या किया जाता है? मलेरिया की दवाई क्या है? मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्रोटोजोआ जो है, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लोरोक्विन और एक क्या कर, इसका एक और जो होता है कुनैन। मलेरिया का दवा ये भी है कुनैन जिसको बोलते हैं, जो किससे बनता है? बार्क ऑफ सिनकोना। सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से, सिनकोना की छाल से कुनैन बनाया जाता है। एक और इसका जो है मेडिसिन का नाम एक और है इराब्रिन।
ये भी दिया जाता है। तो क्या है, क्लोरोक्विन जो है मलेरिया का मेडिसिन है। मलेरिया के लिए जो है क्लोरोक्विन है मेडिसिन। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो मच्छर प्लाज्मोडियम को वो करता है, कैरी करता होगा। तो ठीक है, ये डी है, इसका सही है। सुमेलित कौन सही सुमेलित है? तो इसका डी है। अब कह रहा है निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? संक्रमित मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? ऑप्शन है प्लेग, पित्त ज्वर, मलेरिया और डेंगू। तो प्लेग, यहाँ हमको पता है, ये सब तो अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग कि डेंगू और पित्त ज्वर ये किसकी वजह से, कौन से मच्छर का है? इसका एडीज एजिप्टी जो भी है, एडीज एजिप्टी। मलेरिया तो अभी जस्ट बात हुई है किसकी, कौन सा है मलेरिया का? मादा एनाफिलीज। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। ठीक है। प्लेग जो है, प्लेग किसकी वजह से होता है? प्लेग के होने का क्या कारण है? ये इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग है। प्लेग पहला तो है संक्रामक रोग है, ये संक्रामक रोग है। प्लेग जो है संक्रामक रोग है। इसका कौन सा है, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया है जिम्मेदार? पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। अब कह रहा है कैसे ये फैलता है प्लेग? प्लेग के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ये चूहे में हुआ था। प्लेग जो है सबसे पहले चूहों में हुआ था, चूहों में, वहां से इसका शुरुआत माना जाता है। अब चूहे के शरीर पे पिस्सू रहते हैं, पाए जाते हैं, जो कि चूहे के शरीर पे ही रहते हैं, उसी का जो है ब्लड ये चूसते रहता है ब्लड। उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेग का जो ये है पास्चुरेला पेस्टिस, ये क्या होगा, पिस्सू में आएगा, और इस पिस्सू के काटने से जो है ये आदमी में होता है। ये बहुत ही संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। इससे मतलब बहुत तेजी से फैलने का इसका रहता है वो खतरा। प्लेग हो गया। तो इसमें क्या है कि मच्छर से संक्रमित कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला प्लेग। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? दंत क्षय का मुख्य कारण है, दंत क्षय का मुख्य कारण। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु प्रोटीन के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार करते हैं, वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार करते हैं, सलाद के खाद्य कणों के अंतर व्यवहार करते हैं। तो इसमें से क्या होगा? दंत क्षय, डेंटल डीके जो होता है, दंत क्षय, दंत क्षय जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल डीके। ये दंत क्षरण भी कहते हैं, इसको दंत क्षय को दंत क्षरण भी कहते हैं, क्षरण। ठीक है। तो ये क्या होता है कि मुख के भीतर, मतलब मनुष्य के मुंह के भीतर जो है दांत, इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है,
और बैक्टीरिया जो है इसको एनर्जी जो चाहिए वो इसको चाहिए किससे मिलता है? कोई भी हम लोग जो शर्करा खाते हैं, शुगर, शर्करा जो हुआ, कुछ भी खाएंगे शुगर के फॉर्म में, चीनी, गुड़ या चॉकलेट जो भी खाते हैं, या रोटी चावल जो भी, उसमें भी शुगर पाया जाता है। तो जब बैक्टीरिया को क्या होता है, जब इससे एनर्जी इसको मिलता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल रिलीज करता है, ये अम्ल जो है बहुत सारा रिलीज करता है और जिसकी वजह से दंत क्षय होता है। तो क्या है शर्करा, इसमें क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, मेन तो यही सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो क्या है, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु जो कार्बोहाइड्रेट के कणों के मध्य अंतर व्यवहार से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। बी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, दंत क्षय के लिए जो है जिम्मेदार कौन सा वो है जीवाणु जो है, एक ये देख लेना चाहिए। दंत क्षय के लिए जो है कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? स्ट्रेप्टोकोकस दंत क्षय के लिए जिम्मेदार जीवाणु जो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉन्स, एक तो ये हो गया, एक तो लैक्टोबैसिलस एक हो गया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटॉक्स, दूसरा है लैक्टोबैसिलस। तो ये दोनों जीवाणु जो है ये दोनों दंत क्षय के लिए जिम्मेदार है, दंत क्षय के लिए स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय, मतलब सभी रोग हो सकता है नीचे लिखे बिना, मतलब उसके एक रोग है जो कि नहीं हो सकता है। ये छिछले हैंडपंप के पानी पीने से, ये पानी की बात हो रही है जो पानी गंदा पानी आएगा, हैजा होने का रहेगा खतरा, ये तो बिल्कुल होता है। टाइफाइड भी हम जानते हैं कि गंदे पानी की वजह से होता है, सबसे मेन है गंदा पानी, टाइफाइड। जॉन्डिस भी होता है, लेकिन ये क्या है? फ्लूरोसिस, ये किसकी वजह से होता है? फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? ये जब होता है वाटर में, जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से जो होता है फ्लोरोसिस बीमारी होती है, ठीक है। फ्लोरोसिस जो है ये आगे जाके कार्सिनोजेनिक्स भी, मतलब कैंसरकारी भी हो सकता है, इससे कैंसर होने का भी खतरा होता है। जब इस पे ध्यान नहीं, जब फ्लोरीन की मात्रा पानी में जो है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये कैंसर का भी काज हो सकता है लास्ट में। बहुत दिनों तक जब हम उसका यूज़ करेंगे फ्लोराइड युक्त पानी का, तो ये कैंसरस भी हो सकता है। तो क्या है, हैंडपंप के पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों की संभावना होती है सिवाय, ये होगा ये क्वेश्चन। कह रहा है निम्न
सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। नीचे जो है दिए गए सभी बीमारियों का कारण वायरस है, लेकिन एक जो है वायरस से नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या है। पहला क्या है? पीलिया, ठीक है, पीलिया। दूसरा क्या है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा तो हम लोग पढ़े ही थे, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा पढ़े थे कुछ देर पहले क्वेश्चन में कि ये जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये भी जो है पीलिया, ये भी वायरल डिजीज है। ये जो आंत्र ज्वर है इसको क्या कहते हैं हम लोग? आंत्र ज्वर का ही दूसरा नाम क्या है? टाइफाइड जो कहते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड हम लोग पढ़े हैं साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी की वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी, जो कि जीवाणु है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन एक है जो वायरस के बिना होता है, और सब तो वायरल डिजीज है, ये भी वायरस से होता है। लेकिन ये जो है हमको पता है कि आंत्रज्वर जो है टाइफाइड है, तो ये तीनों जो है वायरल है। लेकिन ये जो है आंत्रज्वर ये जीवाणु की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए कि कौन कौन से डिजीज वायरस से होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, कौन जो है प्रोटोजोआ जनक रोग है, कौन जो है कवक जनक रोग है, कौन आनुवांशिक डिजीज है। ये सब का एक लिस्ट पता होना चाहिए। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ क्या आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे भी आ रहा है कि कौन सी बीमारी है जो वायरस के सिवा किसी और से है। तो पता होना चाहिए कि ये वायरल है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगर उसके होने का जो एग्जैक्ट जो है नाम भी नहीं पता, अगर साल्मोनेला टाइफी नहीं भी पता है, लेकिन ये पता होता है कि ये जो है आंत्रज्वर जो है जीवाणु जनित रोग है, तो फिर ये क्वेश्चन बन सकता था आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका क्या क्या ऑप्शन है? क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरेम्फेनिकॉल, एस्पिरिन। निम्न में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका जो है आंसर, इसमें क्विनीन जो है, क्विनीन मतलब प्रतिजैविक का मतलब क्या हुआ? एंटीबायोटिक की बात हो रही है। प्रतिजैविक जो है हाँ, प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक की बात हो रही है, एंटीबायोटिक की बात हो रही है प्रतिजैविक। तो इसमें प्रतिजैविक क्या क्या है? क्लोरेम्फेनिकॉल, ये एक है एंटीबायोटिक जिसका बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो गया? इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा, इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं एंटीबायोटिक का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कह रहा है कौन कौन सा जो है एंटीबायोटिक है। तो इसमें सल्फागुआनिडीन भी है। सल्फागुआनिडीन जो है ये है वो एंटीबायोटिक है। दूसरा है क्लोरेम्फेनिकॉल,
क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल जो है ये नहीं दिमाग में चल रहा। क्लोरेम्फेनिकोल नहीं, इसमें जो है निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है, तो ये सल्फा गुआनिडीन है। इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है। ठीक है, सल्फानोमाइड, सल्फा गुआनिडीन जो है ये एंटीबायोटिक है। उसके बाद क्विनीन, क्लोरेम्फेनिकोल, एस्पिरिन, ये सब तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन सा है, इसमें है पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल होगा यहाँ पे, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, सल्फाडायाजीन, पैरासीटामोल, सल्फाडायाजीन। कह रहे निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन जो है एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन भी है और सल्फाडायाजीन भी है। इसका आंसर ए एंड डी होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है इसमें पेनिसिलिन है और सल्फाडायाजीन है। ठीक है, करें निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि जो है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसका क्या, ये ब्रॉड मतलब बड़ा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि जो होता है इसका क्या होता है, एक ही मेडिसिन का बहुत सारा यूज होता है, इसके लिए कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि। और एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है, एक नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम औषधि जो है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि जो बहुत सारे रोग के लिए जो दिया जाता है, दिया जाने वाला औषधि, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। तो इसमें जो है क्लोरेम्फेनिकोल है, क्लोरेम्फेनिकोल जो है फर्स्ट ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल सही है, ए जिसने बताया है जीसन मंसूरी, बिल्कुल सही ए होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि जो है ए। ठीक है, करा निम्न में से कौन एक सल्फा औषधि है। निम्न में से कौन एक सल्फा औषधि है, ये बताना। सल्फा औषधि क्या होता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स क्या होता है, सल्फा औषधि हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले बीमारियों के लिए किया जाता है। जो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी के लिए, होने वाली बीमारी के लिए, ठीक है, किया जाता है। तो इसमें कौन सा है, सल्फा ड्रग्स में क्या क्या आता है, जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबैक्टीरियल होना चाहिए, वही जो बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करेगा। तो इसका क्या होगा ऑप्शन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीवाजोल और एस्पिरिन। तो इसमें से क्या होगा, सीवाजोल।
सिवाजोल होता है। सल्फा ड्रग्स में क्या क्या आता है, जिसमें हम एक देखते हैं, ये जो देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड ये है सल्फा ड्रग्स। सल्फामेराजाइन, सल्फामेराजाइन, सल्फामेराजाइन हो गया। सल्फाडाइजीन हो गया, सल्फाडाइजीन ये भी है सल्फा ड्रग्स में। ठीक है, तो इसी में जो सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड जो है, सल्फोनामाइड जो है इसी का एक टाइप है सिवाजोल। सिवाजोल सिवाजोल जो है कुछ नहीं है, ये सल्फोनामाइड जो है सल्फा ड्रग्स औषधि उसी का एक टाइप है, प्रकार है। सल्फा ड्रग्स के सल्फोनामाइड का एक टाइप है सिवाजोल। इसको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये सिवाजोल होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन सीधा ये भी पूछता है कि सल्फा ड्रग्स किस, जैसे यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि सल्फा ड्रग्स कैसी औषधि है। सल्फा ड्रग जो है ये किस टाइप की औषधि है। अब ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया है प्रतिजीवाणु, प्रतिजीवाणुक। दूसरा है ऑप्शन ज्वरनाशी, ज्वरनाशी। तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोधी, और फोर्थ ऑप्शन है दिया हुआ पीराहारी। तो इसमें क्या होगा, सल्फा ड्रग्स अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े हैं कि ये एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी के लिए इसका यूज करते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 यूपीपीसीएस में सीधे पूछा है कि इनमें से सल्फा ड्रग्स निम्न में से किस प्रकार की औषधि है, ऐसा करके। तो सल्फा ड्रग्स क्या है, प्रतिजीवाणु, जीवाणु, एंटीबैक्टीरियल है ये। तो ये क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा एक सल्फा औषधि है, तो ये सिवाजोल जो है ये भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सल्फा ड्रग्स से रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। अब क्वेश्चन है एक कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने का कारण है। क्या है, बहु औषध प्रतिरोध, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। पहला है कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति का होना, कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति का होना, रोगों के उपचार के प्रति प्रतिजैविकों जो एंटीबायोटिक्स की गलत खुराक लेना। तीसरा है पशुधन फार्मिंग में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता का होना। इसमें क्या होगा, जो है सबसे पहले क्या है, हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है बहु औषध प्रतिरोध का क्या कारण है। जो बहु औषध प्रतिरोध जो हम लोग यूज करते हैं, बहु औषध प्रतिरोध है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस।
मतलब बहुऔषध प्रतिरोध। मतलब क्या हुआ कि इतना मतलब दवा का इस्तेमाल इस टाइप से हुआ, या तो बहुत ज़्यादा हुआ जो चाहिए था, या तो जितना डोज होना चाहिए वो भी नहीं, वो पूरा नहीं ठीक से होने की वजह से ये सब होता है। कि अब क्या है कि वो ही नहीं करेगा, ये काम ही करना बंद कर देता है दवा। कुछ बैक्टीरिया जो है अपना वो बना लेता है दवा के विरुद्ध, या तो हम इतना ज़्यादा से ज़्यादा दवा खाते खाते ये होता है कि वो एडॉप्ट कर लेता है बॉडी में, फिर जो हम लेंगे वो दवा तो वो उसका असर नहीं होगा। इसके लिए क्या है, कारण क्या क्या है इसका जो हम लोग को जानना चाहिए मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का। तो पहला है कि गलत रोग निदान, जिससे मतलब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तो है कि एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल, किसी को फीवर है वायरल और खाएगा एंटीबायोटिक, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कोई जो बिना कुछ सलाह, डॉक्टर के बिना सलाह के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, वो बहुत बड़ी वजह है ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का। यह क्या है कि जितना डोज मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया कि हाँ ये कोर्स पूरा करना है दवा का, जो कोर्स होता है दवा का कोर्स पूरा नहीं करना, इसकी वजह से भी होता है। जितना एंटीबायोटिक खाने के लिए कहा गया है उतना नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से भी होने का खतरा रहता है। तीसरा होता है ये जो होता है मल्टी ड्रग होने का, कि कुछ जो है सूक्ष्म जीव जो है वो करते हैं म्यूटेशन करके, उत्परिवर्तन करने के बाद म्यूटेशन कर लेते हैं और वो अलग टाइप का वो जीन फॉर्म कर लेते हैं, जो कि जो दवा जो बनता है उसके खिलाफ, जो दवा है जो हम लोग ले रहे हैं वो उसके खिलाफ वो दवा उस पर असर नहीं कर पाता है। तो ये उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन करता है कुछ सूक्ष्म जीव, ये भी कारण है। या जीन कट वो हो जाता है एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज हो जाता है, जीन एक्सचेंज इसकी वजह से भी होता है। फिर क्या है कि बहुत सारे पशु फार्मिंग में जो भी होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एंटीबायोटिक का यूज यहाँ पे करने से क्या होता है, वो फिर से क्या होगा, जो भी हम लोग उसका फूड प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं, या जो बहुत लोग मीट खाते हैं, इसकी वजह से भी फिर क्या होता है वो ह्यूमन बॉडी में जाएगा, फिर वहाँ पे भी ये खतरा रहता है। चौथा है कि हम लोग जो पांचवा जो है ये बात होता है कि हम लोग जो उद्योग में या अस्पताल में क्या करते हैं, उसको जो भी यूज्ड है किया हुआ कचरा, उसको सही से रिसाइकल नहीं करके ऐसे फेंकने की वजह से उससे भी मतलब होने का रहता है खतरा। ये तो प्रतिजैविक जो है इसका ये सब है कारण है। तो इसमें क्या है, कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति का होना ये नहीं होगा, व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति का होना नहीं, रोगों के उपचार के लिए गलत खुराक लेने से, तो दो तो सही है बिल्कुल। पशु फार्मिंग में जो यूज करते हैं उससे होता है। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस जो होता है, इसके लिए सबसे जो है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस के लिए क्या है, सबसे कारण इसका क्या है, हम लोग क्या करते हैं बिना कुछ समझे, बिना डॉक्टर के सलाह के लिए कुछ दवा लेके, जैसे फीवर हुआ अब खा लेते, एंटीबायोटिक खा लिए ठीक हो जाएगा, ये है वजह। दूसरा है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ इतना ये डोज लेना है आपको एंटीबायोटिक का, उसको पूरा नहीं करते हैं, या हम ओवर डोज जितना प्रिस्क्राइब किया गया था उससे ज़्यादा लेते हैं, कि खुद से भी कभी बंद कर दिया गया है, लेकिन जब कुछ हुआ फिर से तबीयत खराब तो फिर से जाके हम वही दवा खा लिए।
ओवरडोज हो गया तो उसकी वजह से होता है। फिर है कुछ जीन जो है एक्सचेंज होने की वजह से जो है सूक्ष्म जीव अपना वो स्वरूप चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से होता है। या म्यूटेशन होगा उसके अंदर, वो अपने आप को चेंज कर लेगा, जैसा कि कोरोना के केस में देखा गया। कोरोना के केस के टाइम में देखा गया कि अलग अलग टाइप का उसका जो वेरिएंट आ रहा था, तो वो खुद म्यूटेशन करके भी चेंज हो सकता है, बनाता है। फिर है कि जैसे हम लोग पशुधन फार्मिंग में यूज करते हैं एंटीबायोटिक का, उसके इस्तेमाल से भी जो ये हो जाता है, जो हम लोग के बॉडी में आता है, जो हम लोग यूज करते हैं मिल्क से, वो पशुधन से रिलेटेड जो भी चीज़, चाहे मिल्क हो या मीट हो या जो भी एग खाते हैं, उससे भी होता है। तो ये सब वजह है। और दूसरा है कि उसका सही से रिसाइकल किए बिना जो हम लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं, उसकी वजह से भी होने का खतरा रहता है ये। तो ये इम्पोर्टेंट ये है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है बना हुआ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अरे गुड, ये वाला क्वेश्चन जो है क्या है, अर्घटातप्य। अर्घटातप्य, ये कुछ अर्घटातप्य ये जो है इसको कहते हैं अर्गोटिज्म। अर्गोटिज्म, अर्गोटिज्म ये क्या होता है? ये कह रहा है क्या उपभोग से होता है, किसके उपभोग से? संदूषित अनाज, विगलित होती हुई वनस्पतियों के संदूषित जल, पकाए हुए बासी खाद्य से। तो ये कुछ नहीं है, ये अनाज जब संदूषित हो जाता है तो उसमें क्लेविसेप्स परपुरिया नामक फंगस, जो ये पता ही है, जब अनाज संदूषित होता है तो क्या हो जाता है, फंगस उस पर लगने लगता है। ये फंगस जो है जिसकी वजह से ये है अर्गोटिज्म होता है। इस फंगस का नाम जो है क्लेविसेप्स परपुरिया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखने की, ये पता होना चाहिए कि फंगस हो जाता है संदूषित अन्न के उपभोग से। तो यह है अर्घटातप्य। अर्घटातप्य अर्घटातप्य। उसके बाद क्या है, एथलीट फुट। एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले, क्या होता है, एथलीट फुट जो है बीमारी होती है। तो ये जो है बीमारी किससे, ये फंगल है। एथलीट फुट भी जो है फंगल है, ये फंगल डिजीज है, फंगस से होता है। एथलीट फुट जो है ये फंगल से होता है। इस कौन सा फंगस है इसके लिए जिम्मेदार, ट्राइकोफाइटोन नामक फंगस जो है ये जिम्मेदार है एथलीट फुट के लिए। यह क्या होता है, कहाँ कहाँ ये प्रभावित करता है एथलीट फुट? ये जो मुलायम त्वचा होगा, मुलायम त्वचा वहाँ प्रभावित करेगा। जैसे मेनली जो उंगली के मध्य में, उंगलियों के बीच में, ठीक है। एथलीट फुट जो है
ये फंगल डिजीज है, फंगस की वजह से होता है, कवक के फफूंद जो होता है उसकी वजह से होता है। और ये जो है मुलायम त्वचा जो मेनली उंगलियों के बीच में इसके होने का वो रहता है, एथलीट फुट का। तो इसमें क्या पूछा है, एथलीट फुट बीमारी होती है तो फफूंद से होती है। एथलीट फुट बीमारी जो है ये किसकी वजह से होती है, फफूंद की वजह से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कवक के कारण कौन सा रोग होता है, पोलियो। ऑप्शन क्या है, पोलियो है, त्वचा का प्रदाह है, उसके बाद हैजा है, उसके बाद है उनमें से कोई नहीं है। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, कवक से। पोलियो तो हमको पता है किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से। पोलियो जो है पोलियो वायरस की वजह से। हैजा जो कौन चीज किसकी वजह से है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें ये है त्वचा का पर्दा, ये जो है ये फंगल है। इस फंगल जहाँ भी ये कवक है, फंगल डिजीज, ये जनरली क्या है, स्किन को इफेक्ट करता है, स्किन को, त्वचा को। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 60 का बी होगा। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। क्या है, मानव शरीर में उर्विका जिसको फीमर सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है। दूसरा है हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। और तीसरा क्या है, एथलीट फुट, तीसरा क्या है, एथलीट फुट विषाणु के कारण होता है। तो इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या सही होगा, फीमर तो पता है ये क्या होता है, फीमर कौन सा हड्डी है, जांघ की हड्डी को कहते हैं, जांघ की हड्डी। ये सबसे लंबी अस्थि है, ये तो ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। हैजा अभी पढ़े हैं हम लोग, अभी जो पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना, हैजा बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये भी सही है। और अभी पीछे ही क्वेश्चन में क्या था, एक दो क्वेश्चन पहले, एथलीट फुट, ये किसकी वजह से होता है, फफूंद, ये क्या है, फंगल है। तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, एथलीट फुट रोग विषाणु की वजह से होता है, तो विषाणु होगा ये गलत है। यहाँ क्या होगा, फंगस, फंगल है, ये फंगल डिजीज है, एथलीट फुट, तो ये गलत है। थर्ड जैसे ही गलत होगा, जैसे हमको पता था एथलीट फुट पता होगा कि ये फंगल है, तो यहाँ जैसे ही थर्ड को करते तो ये ऑप्शन हो जाएगा 61, ठीक है। फीमर और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टीपस, ये जो होता है किसकी हड्डी होती है, कान की हड्डी, कान की हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कौन सा रोग कवक के कारण होता है, ये तो हो चुका है, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, ये तो हो चुका है, अभी जस्ट किए थे। त्वचा का प्रदाह, जो भी स्किन से रिलेटेड डिजीज होगा इसी को त्वचा का प्रदाह को ही हम लोग वो कहते हैं, डर्माटिटिस, डर्माटिटिस ये कहते हैं। तो जो ये सब जो भी होगा ये कवक से होगा, फंगल डिजीज होता है, फंगस की वजह से। स्किन से रिलेटेड जो होगा मैक्सिमम जो होगा सब का सब क्या होता है, फंगल होता है। तो ये क्या है, डर्माटिटिस
जिसको त्वचा का प्रदाह कहते हैं, ये कवक जनित रोग है। ये क्वेश्चन तो हो चुका है ऑलरेडी। ये फिर से क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है? निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है? इसका क्या है? प्रत्युर्जता, वर्णांधता, एड्स, गंजापन। निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है? इसका ऑप्शन देख के क्या लग रहा है? ये क्या है? गंजापन किससे रिलेटेड है? स्किन से, बाल का जाना, तो ये होगा कवक जनित होगा। एड्स तो पता है वायरल डिजीज है। एड्स जो है वायरस से होता है। एड्स जो है वायरल डिजीज है। वर्णांधता क्या है? वर्णांधता के बारे में कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये वर्णांधता, ये आनुवांशिक डिजीज है। आनुवांशिक डिजीज, आनुवांशिक रोग है ये, आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें इस डिजीज को जो है, वर्णांधता को हम लोग क्या कहते हैं? लाल हरा ये भी कहते हैं, रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कलर जो प्राइमरी कलर है, 3 जो प्राथमिक कलर है, जो प्राथमिक कलर है, प्राथमिक कलर जो 3 कलर होते हैं, कौन कौन होते हैं? लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला। इसको देखने में यहाँ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, किसकी वजह से ये होता है? ये तो हमको पता है कि ये आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता जो है आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? कलर देखने में हमको लाल हरा अंधापन भी कहते हैं इसको, लाल हरा अंधापन। इसमें होता है कलर को लेकर के होता है। ये जो है रोग आनुवांशिक, ये जो वर्णांधता रोग है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये प्रायः पुरुषों में होता है, प्रायः पुरुषों में होता है। ये वर्णांधता जो है प्रायः पुरुषों में होता है, लेकिन इसकी वाहक जो है महिला होती है। इसकी वाहक जो है महिला होती है। एक और बात वर्णांधता को लेकर अगर याद रखना हो तो ये इसका टेस्ट क्या होता है, उसको जो परीक्षण जो करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इस रोग से ग्रसित है कि नहीं, उसके लिए क्या कहते हैं? उसको इशिहारा परीक्षण कहते हैं। इशिहारा परीक्षण, जिसमें जो ये परीक्षण में क्या होता है, ये इसके नाम पे है। इशिहारा एक जापानी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने ही इसको ये किया है, जनरेट किया है। इसमें कुछ नहीं, एक जो वो बुकलेट टाइप का होता है, जिसमें कि बहुत सारे डायग्राम, कुछ भी डिजिट रहता है, कोई डायग्राम इस टाइप से कुछ भी बना होता है, बहुत सारा डिजिट रहता है लिखा हुआ, 7, 9, 69, 8 ऐसे करके रहेगा। अब उसको आपको देखना है, तो इसमें यही टेस्ट होता है। और उसमें कलर जो होता है उसका ग्रीन, ये 3 कलर का मेनली यूज होता है। अब उसमें चेक किया जाता है कि किसी को अगर ये है कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, तो उसको दिक्कत होगी इसको पहचानने में। तो इस टेस्ट का नाम है इशिहारा परीक्षण है नाम इसका। ये जो होता है रोग आँख के शंकु कोशिका, तो इस रोग में क्या होता है? आँख की शंकु कोशिका में डिसऑर्डर हो जाता है। शंकु कोशिका में डिसऑर्डर होने से, आँख में तो पता ही है 2 कोशिका होती है, शंकु और श्लाका, कोन सेल और रॉड सेल। ठीक है, कोन सेल का क्या काम है? तो उसमें ही होता है ये कोन सेल जो है, क्या होता है? लाइट में काम करता है, और वो कलर को
जो कौन सा कलर, किसका क्या कलर होगा उसको पहचानने में शंकु कोशिका का काम है। रॉड सेल जो होता है, क्या होता है उसमें, वो अंधेरे में काम करता है। तो इसमें क्या है कि वर्णांधता में कलर को लेके है, तो इसमें शंकु कोशिका में डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वर्णांधता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्या है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें क्या है, हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है और वृक्क है। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता से द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका क्या होगा आंसर? अल्फा टॉक्सिन से कौन सा अंग प्रभावित होगा? अल्फा टॉक्सिन से क्या होगा प्रभावित? इसमें लीवर होता है, यकृत। अल्फा टॉक्सिन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्फा टॉक्सिन जो विषाक्तन से, इससे लीवर प्रभावित होता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया डिजीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्प्लीन होता है, ये तिल्ली, प्लीहा। इसका साइज बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। मलेरिया तो पता ही है कि किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम है उसकी वजह से होता है मलेरिया। जिसका वाहक क्या है, मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। मलेरिया का वाहक जो है मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है। ठीक है, एक मलेरिया में क्वेश्चन देखे थे, आया था, जो प्लाज्मोडियम का जो एक टाइप है, प्लाज्मोडियम ये पूछा गया था। फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये जो है, इसको याद रखना, फेल्सीपेरम। ये जो है मलेरिया का जो दुर्दम, मतलब जो घातक होता है केस, दुर्दम मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। दुर्दम मलेरिया के लिए ये केस, ये जिम्मेदार है। ये RAS 2021 में पूछा गया था इससे करके, कि ये प्लाज्मोडियम का कुछ नाम दे दिया गया था। उसमें पूछा था कि दुर्दम मलेरिया के लिए इसमें से कौन सा प्लाज्मोडियम जिम्मेदार है, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जिम्मेदार है। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जिम्मेदार है। ठीक है, अच्छा, मलेरिया का जो था, ये हो गया। ठीक, मलेरिया जो है प्रभावित करता है किसको, प्लीहा को, स्प्लीन को प्रभावित करता है। इसका ड्रग तो हुआ ही, तो बात हो गई थी क्विनैन। मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ये याद रखना है, पूछ सकता है। मलेरिया डे जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रख सकते हैं, मलेरिया डे। ठीक है, इसका जो ड्रग्स है वो तो हो ही गया है, क्विनैन, क्लोरोक्विन, एटाब्रिन, ये सब जो भी था हो गया है। ठीक, इसका जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, किसका है वाहक का वाहक कौन है प्लाज्मोडियम का? मलेरिया के लिए क्या जिम्मेदार है, जो हम लोग जानते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो इसमें कौन सा है? मच्छर होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये, मच्छर के काटने से होगा। निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का मच्छर, मक्खी, जू, उपर्युक्त सभी? इसमें क्या होगा? मच्छर, मक्खी, जू या उपर्युक्त सभी? कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? कौन सा है इसका वाहक? मच्छर है, अभी तो जस्ट हुआ ही है ये। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है, देखे थे पीछे। दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो इसका क्या है? अभी बताए हैं जस्ट कि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम की वजह से। इसका भी जस्ट चर्चा हुई थी कि ये जो है दुर्दम मैलिग्नेंट जो था मलेरिया, दुर्दम मलेरिया जो है इस किसकी वजह से होता है? फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम का जो है फेल्सीपेरम प्लाज्मोडियम है जिसकी उसकी वजह से होता है दुर्दम मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और डेंगू निम्न में से क्या उभयनिष्ठ है? नहीं है। क्या है यहाँ पे? उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसमें से कौन जो है उभयनिष्ठ नहीं है? मलेरिया और डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? पहला है ज्वर, फीवर तो आता है दोनों में, ये तो पता ही है। मलेरिया में भी फीवर आता है, डेंगू में भी फीवर आता है, तो ये तो उभयनिष्ठ है। मच्छर की काट, मलेरिया भी मच्छर के काटने, मादा एनोफिलीज, डेंगू भी मच्छर के काटने से ही, उसमें कौन सा है? एडिस एजिप्टी, तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा क्या है? मानव प्रजाति, और चौथा क्या है? मच्छर प्रजाति। तो यहाँ क्या है? मानव प्रजाति, यहाँ मच्छर प्रजाति, तो इसमें क्या होगा? मच्छर का प्रजाति क्या है? दोनों का अलग अलग है। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से, और वो जो होता है एडिस एजिप्टी की वजह से, तो इसका क्या होगा? मच्छर। दोनों तो रोग मानव को ही होता है, मलेरिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया। तो इसमें जो मच्छर का, यहाँ पे कौन सा है? एडिस एजिप्टी, यहाँ पे क्या है? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 65% मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्न में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? भारत में जो है मलेरिया का 65% रोगी जो हो रहा है, मलेरिया का केस जो 65% है, उसमें कौन सा जिम्मेदार है? तो इसमें जो है जिम्मेदार है ये वाला पी वाईवैक्स जो है ये जिम्मेदार है। प्लाज्मोडियम का जो है प्लाज्मोडियम वाईवैक्स, पी वाईवैक्स कुछ नहीं है, ये प्लाज्मोडियम वाईवैक्स है। ठीक है, ये जो है इंडिया में 65% मलेरिया के केस के लिए जिम्मेदार है इंडिया में। और हम सबसे फेल्सीपेरम का क्या पढ़े थे हम लोग? जो मलेरिया दुर्दम मलेरिया है उसके लिए पढ़े थे। इसका आंसर क्या होगा? पी वाईवैक्स। हम लोग पढ़े थे अभी क्या? फेल्सीपेरम जो पढ़े थे, पीछे क्वेश्चन भी आया था दुर्दम मलेरिया के लिए ये है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। थैंक यू।